आप सब ने भी अपने बचपन में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। बहुत सारे किस्से इस तरह के होंगे जो आपके ख़ानदानी किस्से होंगे, जो आपको आपके फ़ादर ने, उनको उनके फ़ादर ने और फिर उनको उनके फ़ादर ने सुनाए होंगे। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम मोहसिन है और ये जो कहानी है ये हमारे परदादा की कहानी है। ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेज़ दौर चल रहा था और आज़ादी की तहरीक अपने उरूज पे थी। और उस दौर में हमारे परदादा अंग्रेज़ी फ़ौज के अंदर सिपाही के तौर पे हुआ करते थे। जैसे कि आज के दौर में सिपाही की या फ़ौजी की मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ गाँव में पोस्टिंग की जाती है, वैसे ही उस दौर में भी अंग्रेज़ सिपाहियों की पोस्टिंग की जाती थी। अब क्योंकि हमारे जो दादा थे उनको बचपन से ही शिकार का शौक़ था, तो अक्सर जब भी उनको टाइम मिलता या जब भी मौका मिलता तो वो शिकार करने के लिए मुख्तलिफ़ जंगलों में, मुख्तलिफ़ सहराओं में या मुख्तलिफ़ जगहों का रुख किया करते थे। इसी तरह नौकरी करते करते एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका जो तबादला है वो राजस्थान के करीब, जहाँ पे भांगर फोर्ट मौजूद है, उससे कुछ किलोमीटर के फासले पे कर दिया गया। अब ये जो भांगर फोर्ट है इसके बारे में तो सदियों से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो चलती चली आई हैं। लेकिन क्योंकि इनका जो तबादला था वो भांगर फोर्ट से भी कुछ किलोमीटर के फासले पे, जहाँ पे जंगलात मौजूद हैं, वहाँ पे किया गया था, तो ये उस तबादले से बहुत ज़्यादा खुश थे। अब इनको यकीन था कि जब जब इनको मौका मिलेगा तो ये अपने ऑफिस से या जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी उस एरिया से बाहर निकलेंगे और क़रीब में जो जंगलात मौजूद हैं वहाँ पे शिकार करने के लिए जाया करेंगे। इसी तरह हफ्ते की रात थी और इन्होंने अपने दोस्त को राज़ी किया कि अगले दिन यानी इतवार को हम तकरीबन 3-4 बजे तक शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे। अब क्योंकि जहाँ पे शिकार करने के लिए जाना था वो जगह बहुत करीब मौजूद थी, तो उम्मीद यही थी कि जब ये जंगल में जाएंगे तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर इनको ना सिर्फ कोई शिकार मिल जाएगा, बल्कि शिकार करने के बाद ये वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। खैर, अगले दिन दोपहर 3 बजे ये अपने दोस्त के हमरा शिकार के लिए रवाना हुए। जो भी रास्ते की ज़रूरत की चीज़ें थीं या जो भी सामान इनको दरकार था वो सारा का सारा सामान इनके पास मौजूद था। और उस दौर के हिसाब से एक राइफ़ल न सिर्फ इनके पास मौजूद थी बल्कि इनका जो साथी था उसके पास भी मौजूद थी। अब जब से ये जंगल के अंदर दाखिल हुए थे तो मुसलसल ये शिकार को तलाश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी आज ऐसा लग रहा था कि पहली दफ़ा इनको कोई शिकार नज़र नहीं आ रहा है। खैर, उम्मीद थी कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद या कुछ टाइम के बाद शिकार मिल ही जाएगा। लेकिन इसी दौरानिए में टाइम गुजरता रहा और बिला आखिर मगरिब का यानी कि सनसेट का टाइम आ गया। रात के तकरीबन 7-7:30 का टाइम हो चुका था। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था और अब तक ये शिकार से मुकम्मल तौर पे महरूम थे। आज ना जाने कैसी बदकिस्मती चल रही थी कि चाहने के बावजूद भी न शिकार मिल रहा था और ना ही शिकार मिलने के आसार नजर आ रहे थे। खैर, जैसे ही अंधेरा हुआ और सूरज डूबने लगा तो इनको दरख्तों के पीछे से यानी कि झाड़ियों में एक मूवमेंट सी महसूस हुई। अब जैसे ही इनको थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हुई तो ये दोनों अलर्ट हुए और इनको अंदाज़ा हो चुका कि अब वो वक्त करीब आने वाला है जब इनको ना सिर्फ शिकार मिलेगा बल्कि शिकार के हमरा, उसके गोश्त के हमरा वापस अपने हेड ऑफिस में या जहाँ पे ये रुका करते थे वहाँ पे रवाना होंगे। इनके पास क्योंकि लालटेन मौजूद थी और लालटेन को ये जला चुके थे, तो करीब जवार का जो भी एरिया था वहाँ पे मुसलसल रोशनी फैली हुई थी। खैर, जैसे ही इन्होंने उस जगह का तयन किया जहाँ पे इनको शिकार के होने का एहसास हो रहा था,
और उस तरफ अपनी राइफल करके जैसे ही इन्होंने निशाना ताका तो वाकई में वहां पे एक बहुत बड़ा सा खरगोश मौजूद था और सीधी गोली जो है उसके पेट में जाके लगी। नॉर्मली जब भी शिकार किया जाता है और अगर आपका निशाना बिल्कुल सही जगह लगे तो आमतौर पे जो आपका शिकार होता है वो वहीं पे ढेर हो जाया करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि ये जो शिकार है वो मज़ीद भागने की या आगे बढ़ने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत डिस्टेंस तय करने के बाद बिलाखिर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब जैसे ही ये जो गोली थी वो खरगोश के पेट में लगी तो इनको यकीन था कि इसका यहाँ से हिलना या मूव करना तकरीबन नामुमकिन है। खैर इन्होंने जब निशाना लिया तो इनके साथ जो इनका कुलीग मौजूद था इन्होंने उसको कहा कि लालटेन लेके उन झाड़ियों की तरफ जाओ और वहां पे खरगोश मौजूद होगा, उसको उठा के लेके आ जाओ। अब इनकी बात सुन के जो इनका दोस्त था जब वो आगे बढ़ा और झाड़ियों की तरफ जाके खरगोश को उठाने लगा तो जैसे ही इसने खरगोश को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो जो खरगोश था एकदम से उठा, हालांकि उसके जिस्म से खून बह रहा था और उठ के आगे की तरफ भागा। खैर जैसे ही वो आगे भागा तो इनका जो कोलीग था वो उसके पीछे भागा। उसके हाथ में लालटेन मौजूद थी और वो मुसलसल उस खरगोश का ताक़ुब कर रहा था, जबकि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो वहीं पे खड़े हुए थे और उनका ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये खरगोश भाग सका तो 10 या 15 मीटर तक भागेगा और वहाँ जाके ढेर हो जाएगा। खैर वो जो आदमी था वो मुसलसल खरगोश के पीछे था, ना सिर्फ वो उसके पीछे भाग रहा था बल्कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरानिए में तकरीबन 1, 2 फिर इस तरह करके 5 मिनट गुजर गए और अब ऐसा लग रहा था कि करीबो जवार में झाड़ियों की या किसी के भागने की आवाज़ नहीं आ रही। कुछ देर तक ये वेट करते रहे। इसी तरह 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे और बिलाखिर 15 मिनट गुजर गए। अब जब 15 मिनट गुजरे तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगे कि बिलाखिर ये खरगोश को पकड़ने के लिए कहाँ चला गया है। और हैरानी की बात ये थी, एक खरगोश जिसको गोली लगी हुई है और उसके जिस्म से बाकायदा खून बह रहा है, तो आखिर ये इतना दूर तक कैसे भाग सकता है। बहरहाल जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इनकी जो परेशानी थी उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा था। कुछ देर तक वेट करने के बाद जब ये उस तरफ बढ़े जहाँ पे इनका दोस्त या कोलीग भागा था और जहाँ जहाँ पे खरगोश अपने खून के निशानात छोड़ता चला गया था, बिलाखिर उन खून के कतरों को या उन खून के निशानात को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था। ये जो खून के निशानात थे, ये जो खून के कतरे थे, वो उस दरख्त के बिल्कुल करीब जाके एकदम से गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो खरगोश है वो ज़ख्मी हालत में इस दरख्त के पास आया है, लेकिन अगर वो इसके पास आया भी है तो यहाँ से आने के बाद वो बिला आखिर कहाँ गया है, क्योंकि ना ही दरख्त के करीबो जवार में या दरख्त के ऊपर खून के कतरों के निशानात मौजूद थे और ना ही खरगोश दरख्त के ऊपर की तरफ या करीबो जवार में नज़र आ रहा था। खैर अब इनका जो ध्यान था वो मुकम्मल तौर पे खरगोश से हट चुका था और ये अपने उस कुलिक की तलाश कर रहे थे जो उस खरगोश के पीछे भागा था। तकरीबन 5 मिनट तक ये उस करीबो जवार के एरिया का जायज़ा लेते रहे और जब इनको अपने उस कुलिक का या उसके होने का कोई एहसास नहीं हुआ और इनको लगने लगा वो यहाँ पे नहीं आया है, तो इन्होंने मज़ीद आगे चलना शुरू किया। इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक एक लालटेन के हमरा जो कि इनके पास भी मौजूद थी, ये उस पूरे जंगल में या उस करीब जवार के एरिया में अपने कोलिक को, अपने साथी को तलाश करते रहे और बिलाखिर जब ये हिम्मत हार गए और हिम्मत हारने के बाद इनको लगने लगा कि अब उसका मिलना या वापस आना नामुमकिन है, तो ये वापस उसी दरख्त यानी जो कि बरगद का दरख्त था जहाँ पे करीब में खून के निशानात मौजूद थे,
और जहाँ पे इनके ख्याल में वो खरगोश आके गायब हो गया था, ये उसके पास आके खड़े हो गए। बहरहाल जैसे ही ये उसके पास आके खड़े हुए तो उनको एकदम से दरख्त के पीछे की तरफ से थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हुई। ऐसा लगने लगा जैसे दरख्त के बिल्कुल बैक साइड पे ना सिर्फ कोई खड़ा हुआ है, बल्कि शायद कोई है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही ये उस दरख्त के पीछे की तरफ गए और इनके पास जो लालटेन मौजूद थी उसकी रोशनी में इन्होंने दरख्त के पीछे देखा, तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जो दरख्त के बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ी हुई है। उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और उसके जो बाल हैं वो बज़ाहिर उसके मुंह से आगे की तरफ गिरे हुए हैं। उसके हाथों पे जब उनकी नज़र पड़ी तो ये बताते हैं कि उसके जो हाथ थे, उसके हाथों में बहुत लंबी लंबी उंगलियां मौजूद थीं, और ना सिर्फ उंगलियां मौजूद थीं बल्कि उसके हाथों पे जो नाखून मौजूद थे उन नाखूनों के अंदर से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने अभी कुछ देर पहले खून पिया हो या किसी ऐसी चीज को या गोश्त को हाथ लगाया हो और इसके जो हाथ हैं वो खून आलूद हो चुके हों। अब जब इन्होंने इस औरत को इस हुलिये में, इस खौफनाक हुलिये में अपने सामने देखा तो इसी दौरानिये में वो जो औरत थी उसने एकदम से इनकी तरफ देखना शुरू किया। अब जैसे ही उस औरत ने इनकी तरफ मुंह किया या इनकी तरफ देखना शुरू किया तो उसके मुंह के आगे जो उसके बाल पड़े हुए थे, उन बालों के दरमियान में से जब उसकी आंखों पे इनकी नज़र पड़ी, ये बताते हैं कि उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों की तरह ना सिर्फ चमक रही थीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। इसके साथ साथ उसका जितना मुंह बालों के झुरमट में से नजर आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पे जगह जगह कट्स लगे हुए हैं, उन कट्स में से खून रस रहा है। देखते ही देखते ये जो औरत थी, इस औरत ने अपना हाथ हवा में ऊपर की तरफ किया जैसे कि वो दरख्त की तरफ या दरख्त की शाखों की तरफ इशारा करके कुछ दिखाना चाहती हो। बहरहाल जैसे ही उसने ऊपर की तरफ इशारा किया तो इन्होंने एकदम से ऊपर की तरफ देखा और ऊपर की तरफ देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने लालटेन ऊपर की और उस दरख्त की शाखों की तरफ या उस दरख्त की तरफ रोशनी बढ़ी तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर इनका वही कुलिक, वही साथी जो इनके साथ शिकार के लिए आया था, उसका आधा जिस्म उल्टा लटका हुआ है, जबकि जो इसका बाकी का जिस्म है वो मुकम्मल तौर पे गायब है। और ऐसा लग रहा है जैसे इसके आधे जिस्म को किसी ने बहुत बुरी तरह नोच नोच के खा लिया है। अब जैसे ही अपने उस कुलिक की, अपने उस सिपाही की इन्होंने आधी बॉडी देखी तो इनको अंदाजा हो चुका था कि इनके सामने जो औरत खड़ी हुई है वो यकीनन कोई डायन है या फिर कोई चुड़ैल है। अब क्योंकि पुराने दौर के लोग थे, फौजी थे, बहादुर थे और इतनी जल्दी डरना इनके अख्तियार में नहीं था, तो इन्होंने उस वक्त जो भी इनको आयत आती थी न सिर्फ वो पढ़ना शुरू की बल्कि जैसे तैसे इनके पास जो एक कपड़ा मौजूद था उस कपड़े पे इन्होंने तेल गिरा के आग लगा दी। जैसे ही इन्होंने उस कपड़े पे आग लगाई और उस कपड़े ने आग पकड़ी तो इनकी आंखों के सामने सामने वो जो औरत थी, जो कि शायद चुड़ैल थी या डायन थी, वो एकदम से ना सिर्फ अंधेरे की तरफ गई बल्कि उसने अजीब तरीके से चीखना शुरू कर दिया और अगले 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर वो इनकी आंखों के सामने से देखते ही देखते गायब हो गई। खैर, ये सब देखने के बाद ये वहां से वापस मुड़े और जैसे तैसे जहां पे इनका हेडक्वार्टर मौजूद था या जहां पे ये रुके हुए थे वहां पे आके ना सिर्फ ये वाकया शेयर किया बल्कि अगली सुबह ये अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेके जब उस जगह गए तो वाकई में वहां पे जगह जगह खून बिखरा हुआ था और इनका वही सिपाही, वही कुलीग जो इनके साथ शिकार पे गया था, उसका सिर्फ आधा जिस्म मौजूद था। ये एक ऐसा वाकया था जो हकीकत पे मुश्तमिल था और उस वक्त जितने भी अंग्रेज़ दौर के फ़ौजी थे या जितने भी सिपाही थे और उनके अफसरान थे,
उनको यकीन हो चला था ये जो जंगलात हैं ये यकीनन हॉन्टेड जंगलात हैं और यहाँ पे यकीनन कोई चुड़ैल या डायन रहा करती है। ये जो वाकया पेश आया था ये हमारे नाना हुजूर के साथ 1965 में उत्तर प्रदेश के करीब किसी गांव में पेश आया था। पुराना दौर था, सादा दौर था, ना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, ना ही इतनी ज़्यादा लाइट्स का इंतज़ाम था। जो भी रास्ते थे वो ना सिर्फ कच्चे पक्के रास्ते थे बल्कि अक्सर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करते थे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आमतौर पे सिर्फ दिन के वक्त में ही अवेलेबल हुआ करती थी। खैर हमारे जो नाना थे उनके पास गांव के अंदर बहुत सारे बैल मौजूद थे और जब कभी भी उनको कहीं जाना होता, किसी दूसरे गांव जाना होता, किसी शादी में जाना होता, किसी के मरने में जाना होता, तो वो आमतौर पे कोशिश किया करते थे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करें। उन्हीं दिनों हमारे नाना को एक खबर मिली कि उनके एक बहुत पुराने उस्ताद थे जिनसे उनके बहुत अच्छे मरासिम थे और जिन्होंने हमारे नाना को न सिर्फ तालीम दी थी बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उनका इंतकाल हो चुका है। अब क्योंकि नाना की शादी हो चुकी थी वो अपने बीवी बच्चों के हमरा दूसरे गांव में रहा करते थे, जबकि जो उनके उस्ताद थे वो इनके गांव से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे किसी गांव में रहा करते थे। खैर इन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां जाके ताज़ियत की जाए, उनके घर वालों से मिला जाए और ना सिर्फ मिला जाए बल्कि उनके गम में शामिल हुआ जाए। इसी इरादे से ये सुबह के तकरीबन 7 बजे अपने बीवी बच्चों के हमरा बैलगाड़ी के जरिए उस गांव के लिए रवाना हुए। ये बिल्कुल वक्त पे वहां पहुंच गए, वहां जाके लोगों से ताज़ियत की और ताज़ियत करने के बाद कुछ टाइम वहां पे स्पेंड किया। अब जब ये वापस निकले तो मगरिब होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी थे। ये जो सफ़र था ये तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे का सफ़र था, क्योंकि एक तो गांव के जो रास्ते थे वो कच्चे पक्के रास्ते थे, फिर दूसरी चीज़ ये थी ये बैलगाड़ी के ज़रिए सफ़र किया जा रहा था। नाना हुजूर बताया करते थे कि जब ये वापस आ रहे थे तो इत्तफाक से ये एक ऐसी जगह से गुजरे जिसके दोनों तरफ खेत मौजूद थे और ना सिर्फ खेत मौजूद थे बल्कि उधर जो फसल लगी हुई थी या उधर जो पौधे लगे हुए थे वो इस कदर लंबे थे कि लेफ़्ट और राइट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी जिसकी वजह से रास्ते का तयन करने में आसानी हो रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस चांद की रोशनी की वजह से ये सीधे रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो इनको एकदम से एहसास हुआ कि जैसे पीछे की तरफ से कोई मुसलसल इनको फॉलो कर रहा है। ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि उसके कदम की या उसके चलने की आवाज़ आ रही है। शुरू में जब ये पलट के देखते तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और इनको ऐसा लगता कि शायद करीब व जवार में जो झाड़ियाँ मौजूद हैं उनकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चल रहा है। हालांकि इस पूरे रोड पे, पूरे ट्रैक पे कोई भी मौजूद नहीं है। अब कदमों की आवाज़ आना या किसी के चलने का महसूस होना ये तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन कुछ देर के बाद अब इनको बाकायदा महसूस होने लगा कि जो भी पीछे चल रहा है या जिसके चलने की आवाज़ आ रही है, अब जैसे जैसे वो ज़मीन पे पाँव रखता है वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि पुराने दौर के लोग थे, बहुत ज़्यादा इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे और इनको पता था कि अगर पायलों की या घुंघरुओं की आवाज़ किसी वीरान जगह से, किसी वीरान रास्ते से सुनाई दे तो यकीनन ये किसी ख़तरे की अलामत हुआ करती है। अपने तौर पे इन्होंने उस बैलगाड़ी को जितना तेज़ हो सकता था भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे ये उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि इनके जो बैल हैं, इनकी जो बैलगाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी फोर्स है जो उन बैलों को आगे बढ़ने से न सिर्फ रोक रही है
बल्कि शायद बैलों को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब जबकि बैलगाड़ी या बैल मुकम्मल तौर पे रुक चुके थे और ये इस वीरान रास्ते में, इन खेतों में, इस सुनसान सड़क पे अकेले मौजूद थे, तो एकदम से इन्होंने देखा कि बजाय इसके पीछे की तरफ से बल्कि इनके आगे की तरफ से एक औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। जैसे जैसे वो कदम रख रही थी वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब जब वो औरत बिल्कुल इनके करीब आ चुकी तो तकरीबन 4 या 5 फीट के फासले पे वो इनके आगे आके रुक चुकी थी। नाना बताया करते थे कि वो जो औरत थी उसने अपने मुंह के आगे नकाब डाला हुआ था, जैसे कि आमतौर पे गांव की औरतें नकाब किया करती हैं या अपने मुंह को घूंघट के जरिए छुपाने की कोशिश किया करती हैं। इसी दौरानिए में जब वो औरत इनके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई तो एकदम से उस औरत ने अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तो उसकी जो हंसी थी कुछ अजीब सी हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी आवाज़ें जो उसके हंसने के साथ साथ उसके मुंह से सुनाई दे रही हैं। अब जब उसने हंसना शुरू किया तो हमारे नाना ने या जो करीबो जवार में उनके घर वाले बैठे हुए थे उन सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो जो औरत थी, नाना बताया करते हैं कि बाकायदा ऐसा लगा जैसे वो हवा में लेविटेट करना शुरू हुई है और हवा में उड़ते उड़ते वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। उसके जो हाथ थे वो हवा में थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों पे बहुत लंबी लंबी ना सिर्फ उंगलियां मौजूद हैं बल्कि उन उंगलियों में बहुत ही नोकीले, बहुत ही बारीक बड़े बड़े नाखून मौजूद हैं। बाकायदा वो ना सिर्फ इनकी तरफ बढ़ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसके चेहरे से वो जो घूंघट है वो हवा में उड़ता चला जा रहा है और एकदम से उसका जो भयानक चेहरा था वो उनकी आंखों के सामने मौजूद था। ये जो कुछ हुआ था ये 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर हुआ था और ना सिर्फ वो उड़ती भी इनके करीब आ चुकी थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हाथ बढ़ा के इन लोगों को पकड़ना चाहती है। ये जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और मुसलसल तिलावत करने की वजह से वो जो औरत थी वो बिल्कुल इनके करीब आके एकदम से दूसरी तरफ मुड़ गई। नाना बताया करते थे कि जैसे ही वो दूसरी तरफ बढ़ी और उसके जो पाँव थे वो वाज़े तौर पे हमें नज़र आए तो उसके जो पाँव थे वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पाँव थे और उसके पाँव पे जो उंगलियां थीं वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उंगलियां थीं। ज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जिस्म, ख़ास तौर पे उसके जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा झुलसे हुए पाँव हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र कि इन्होंने जो आयतें वगैरह पढ़ी थी उन आयतों के पढ़ने की वजह से वो जो औरत थी वो एक हद तक इनके करीब आई और उसके बाद बिला आखिर किसी और सिमत में जाके देखते ही देखते गायब हो गई। ये एक ऐसा वाक़या था जो आज तक हमारी फैमिली में न सिर्फ डिस्कस किया जाता है बल्कि इसके बारे में जब भी हम सुना करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।